एंड वेलकम बैक गाइस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, प्यार से होंगे और खुश होंगे। आज की इस वीडियो में हम गेट 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप गेट 2026 के एस्पिरेंट्स हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि होने वाला है, रवि हैड डैश यंगर ब्रदर हु टॉट एट डैश यूनिवर्सिटी। He was widely regarded as dash honorable man. इसमें सारे जो ब्लैंक्स है इनमें हमें आर्टिकल्स फिल करने हैं। और हम आर्टिकल्स के बारे में तो आई होप फर्स्ट क्लास से ही जानते आ रहे हैं कि अगर हमारे पास वॉवेल्स होते हैं तो वी विल यूज द आर्टिकल एन, और अगर हमारे पास कॉन्सोनेंट्स होते हैं तो वी विल यूज द आर्टिकल ए। एंड अगर कोई स्पेशल थिंग होती है, मतलब कोई यूनिक थिंग होती है, तो वी विल यूज द आर्टिकल दी। अगर हम यहाँ पे बात करें तो अगर हम लोग यंगर ब्रदर की बात करें तो यहाँ पे हम सबसे पहले फर्स्ट वर्ड देखेंगे, एंड द फर्स्ट वर्ड इज वाई, जो कि है कॉन्सोनेंट। उसको साउंड करने पे भी अगर हम देख रहे हैं तो वो य वाला साउंड आ रहा है, तो दैट विल बी ए। कॉन्सोनेंट के लिए हम क्योंकि ए यूज करते हैं, तो फर्स्ट वाला जो है हमारा ब्लैंक, उसमें ए आने वाला है। दैट मीन्स हमारे ये जो दो ऑप्शन है ये तो गलत हो जाते हैं। ना ही बी वाला हो सकता है और ना ही डी वाला हो सकता है। नाउ अब हमारे पास सिर्फ बचता है ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन सी। अगर हम इन दोनों में देखें तो हु टॉट एट यूनिवर्सिटी, अगर हम यू पे फोकस करें तो यू इज अ वॉवेल, यहाँ पे एन लगना चाहिए। बट अगेन, जैसे हमने यंगर का साउंड देखा वैसे ही हम यूनिवर्सिटी का साउंड देखे तो सेम आ रहा है, य आ रहा है ना? इसीलिए वहां पे ए लगेगा। तो दिस ब्लैंक इज फिल विथ ए। अगर हम ऐसे भी नहीं देखते, चलो स्किप दिस, हम इसको स्किप करते हैं एंड हम लास्ट वाले ब्लैंक की तरफ जाते हैं। रिगार्डेड एज डैश ऑनरेबल मैन, राइट? यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो फर्स्ट वर्ड होने वाला है दैट इज कॉन्सोनेंट, आना ए चाहिए। बट अगेन साउंड करने में ह ओ वाला साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पे एन फिल होगा। तो लास्ट ब्लैंक विल फिल विथ ए। नाउ अब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है जो कि करेक्ट होने वाला है, दैट इज लास्ट में एन जहाँ पे आ रहा है, जो कि होगा ऑप्शन नंबर ए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप गाइस कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया हो। नाउ मूविंग टुवर्ड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हियर, द CEO's decision to downsize the workforce was considered myopic because it sacrificed long-term stability to accommodate short-term gains. अगर हम मायोपिक, इसमें बोला ऐसा गया है कि हमको ये जो मायोपिक वर्ड है, इस वर्ड को रिप्लेस कौन सा वर्ड कर सकता है इन चारों में से वो बताना है। अगर हम सिर्फ एक मायोपिक वर्ड के बारे में बताओ तो अगर हम साइंस में देखेंगे ना, तो मायोपिक का मतलब होता है कि जो इंसान दूर का नहीं देख सकता है, वो सिर्फ पास का ही देखने के लिए वो उस चीज के ऊपर वर्क कर रहा है, राइट? और अगर हम बिजनेस के बारे में उस चीज को लेके चले तो बिजनेस इज कंसिडर दिस थिंग, बिजनेस के टर्म में वो ऐसा बताना चाह रहा है, मतलब ऐसा होता है कि वो सिर्फ पास के जो कुछ टाइम बाद जो इफेक्ट होने वाले हैं उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, वो सिर्फ कल जो इफेक्ट होगा ना उसके ऊपर ध्यान देके वो चीजें करने की कोशिश कर रहा है। दैट इज व्हाट मायोपिक मीन्स। सो अगर हम ऑप्शन की तरफ जाए, विजनरी जो दूर की सोच के, विजन रख के दूर की सोच के करता है, तो वो होता है विजनरी। और मायोपिक जो अभी कल की सोच रहा है, आगे की नहीं सोच रहा है, तो दैट इज अपोजिट ऑफ मायोपिक, विजनरी। प्रोग्रेसिव, अगेन वही चीज आ गई कि प्रोग्रेस करते जा रहा है, बट वो तो सिर्फ कल पे ही रुक जाएगा, आगे के तो पता ही नहीं कि क्या होने वाला है, दैट इज अगेन रोंग। इनोवेटिव, कुछ इनोवेशन सोच रहा है वो अपने माइंड में, एक पर्सन है जो इनोवेटिव आइडिया सोच रहा है, बट दैट इज नॉट कि वो कल ही रुक जाएगा, वो आगे बढ़ता जाएगा। अगेन दिस इज रॉन्ग, सो द करेक्ट आंसर विल गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज शॉर्ट साइटेड, मतलब उसने सिर्फ कल की ही सोची है,
कुछ समय की ही सोची है और आगे का पता नहीं। क्या पता वो, अगर सपोज आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, आप सिर्फ 20 रुपए लगा के और उसको ऐसा सोचना चाह रहे हो कि वो चल जाएगा, दैट इज नॉट वर्थ इट, है ना। आपको उसके आगे की भी सोचनी पड़ेगी कि आप उसको कैसे ग्रो कर सकते हो, सिर्फ पैसा लगाने से काम नहीं चलेगा। दिस इज वॉट द क्वेश्चन मीन्स, राइट। नाउ moving toward our next question, that is, the average marks obtained by a class in an examination were calculated as 30.8. However, while checking the marks entered, the teacher found that the marks of one student were entered incorrectly as 24 instead of 42. After correcting the marks, the average became 31.4. How many students does the class have? पूरे क्लास का एवरेज जब निकाला, मार्क्स का एवरेज जब निकाला, तो जो एवरेज आया, वो टोटल एवरेज आया 30.8, दैट इज 30.8। बट बाद में जब टीचर उसको वापस रिकैलकुलेट करती है तो उनको पता चलता है कि उन्होंने 42 लिखने की बजाय 24 लिख दिया है। और जब उसको वापस से रिकैलकुलेट किया जाता है तो द एवरेज विल बिकम 31.4। अब आपको ये बताना है कि हाउ मेनी स्टूडेंट डज द क्लास है, क्लास में एग्जैक्टली स्टूडेंट कितने थे, राइट। नाउ अगर हम 31.4 और 30.8 में सब्ट्रैक्शन करते हैं तो जो हमारा आंसर होने वाला है दैट विल बी 0.6 एंड 24 और 42 में कितना डिफरेंस है, जो कि है 18। 24 और 18 में, 24 और 42 में 18 का डिफरेंस है ना। जब हम इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, 18 डिवाइडेड बाय 0.6, सो द, अगर हम इसका कैलकुलेशन निकालते हैं तो आंसर आने वाला है हमारा 30। तो करेक्ट आंसर इज 30। नाउ मूविंग टुवर्ड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, now moving toward our next question, that is, consider the relationship among P, Q, R, S and T, जहाँ पे बताया गया है कि P is brother of Q. Let's draw it. P जो है is brother. ब्रदर को हम एक काम करते हैं कि सर्कल से रिप्रेजेंट कर लेते हैं ताकि हमें आसानी रहेगी चीजें समझने में। P is brother. ब्रदर इक्वल कर लेते हैं या फिर ऐसा करते हैं थ्री लाइंस लगा देते हैं, क्योंकि अगर वाइफ वगैरह आ गया तो उसमें हम डबल इक्वल लगा सकते हैं। पीस ब्रदर ऑफ क्यू, यहाँ पे क्यू का कुछ जेंडर नहीं बताया हुआ कि वो मेल है कि फीमेल है। एस इज डॉटर ऑफ क्यू, दैट मीन्स फीमेल है और डॉटर है, तो डॉटर एक साइड, एक लेवल नीचे बना लेते हैं। एस इज डॉटर और डॉटर को हम एक रेक्टेंगल से शो कर देते हैं, ठीक है। S is daughter and T is sister of, again siblings के relationship with 3 lines, and T is sister. So we're going to be square like rectangle. Okay. T is sister of S. R is mother of Q. एक और लेवल अप हो जाएगा R। R यहाँ पे बना लेते हैं, R मदर है तो इन रेक्टेंगल एंड मदर, ओके, एक लेवल अप है, आप समझ जाना ऊपर है। सो अब आगे के स्टेटमेंट को देखते हैं। द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप गिवन बिलो। आर इज ग्रैंड मदर ऑफ एस, ओके। सो अगर हम क्यू को फीमेल भी मान लें या मेल भी मान लें, तो एस की, चलो फीमेल मान लेते हैं, एस की मॉम की भी मॉम ऑब्वियसली ग्रैंड मदर होने वाली है। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट।
नाउ P इज अंकल ऑफ S एंड T. ऑब्वियसली अगर आप फीमेल मानो Q को या मेल मानो तो ये दोनों भाई, किसी भी कंडीशन में ये भाई होने वाले हैं उनके, या तो मामा बन जाएंगे या चाचा बन जाएंगे, चाचा बन जाएंगे, बड़े पापा बनेंगे. सो S और T तो भाई बहनें है ही सही, तो करेक्ट हो जाएगा कि ये उसके अंकल होने वाले हैं, भले से पैटर्नल हो या मैटरनल हो. नाउ R इज R हैज ओनली वन सन. यहाँ पे गड़बड़ हो गई कि अगर हम कभी Q मेल हो गया तो वी हैव नो आइडिया ना, तो दिस इज रॉन्ग. एंड Q हैज ओनली वन डॉटर. Q के पास तो वैसे ही हमको दिख रहा है कि जब अगर S की बहन थी है तो दो डॉटर तो होंगी ही होंगी. So this is also wrong. So the correct answer of this is going to be option number A. Both 1 and 2 are correct. Only both 1 and 2 are correct. Okay. Now, moving toward our next question. This. According to the map shown in figure, which one of the following statement is correct? ये जो मैप बताया गया है, पहले हमें इसको देखना है और उसके बाद हमें उसके स्टेटमेंट्स को देखना है. सो स्टेटमेंट में डायरेक्ट जंप करते हैं, एक एक करके स्टेटमेंट देखेंगे और कंसिडर करते जाएंगे. सबसे पहला स्टेटमेंट है कि द लाइब्रेरी इज लोकेटेड एट द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द कैंटीन. आवर लाइब्रेरी इज हियर इट इज लाइब्रेरी एंड कैंटीन इज हियर. हमको ये देख के ही पता चल रहा है कि ये दोनों आमने सामने हैं. तो जो भी डायरेक्शन होने वाली है, मतलब सामने सामने है, वो सेम डायरेक्शन होने वाली है. अब उसने ऐसा बोला है कि लाइब्रेरी जो है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ ऊपर का साइड होता है, दिस दिस इज नॉर्थ, और वेस्ट मेरा यहाँ से लेफ्ट साइड हो रहा है, अब आपका आप देखना, दिस इज वेस्ट. अगर हम नॉर्थ वेस्ट बोले तो नॉर्थ वेस्ट ये हो जाएगा, जो कि बिल्कुल ही अपोजिट जा रहा है. ये तो आमने सामने है, तो अगर हम ऐसा बोले कि कैंटीन की वेस्ट साइड में लाइब्रेरी है तो दैट इज करेक्ट. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. नाउ मूविंग टुवर्ड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट ऑप्शन, दैट इज द हॉस्पिटल इज लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ द केमिस्ट्री लैब. केमिस्ट्री लैब ये रहा और हॉस्पिटल ये रहा. पहले वाली चीजें क्लियर कर देती हूँ ताकि समझ में आए. हॉस्पिटल ये रहा हमारा एंड केमिस्ट्री लैब ये रहा. केमिस्ट्री लैब के ऊपर है हॉस्पिटल, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ हो सकता है ये. और अगर हम हॉस्पिटल से केमिस्ट्री लैब बोले तो साउथ बोल सकते हैं कि केमिस्ट्री लैब साउथ डायरेक्शन में हॉस्पिटल से. बट क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस डायरेक्शन में, इस तो ये वाली डायरेक्शन होती है ना. सो दिस इज रॉन्ग. ये भी रॉन्ग है एंड ये भी रॉन्ग है. नाउ मूविंग टुवर्ड आवर नेक्स्ट स्टेटमेंट, जो कि बोल रहा है कि द केमिस्ट्री लैब इज टू द साउथ ईस्ट ऑफ फिजिक्स लैब. केमिस्ट्री लैब हमारी है ये वाली एंड फिजिक्स लैब है हमारी ये वाली. ये जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ है एंड दिस इज वेस्ट, और ये कुछ इस साइड में है तो ये नॉर्थ वेस्ट होने वाला है, राइट. अगर हम केमिस्ट्री लैब से फिजिक्स लैब की देखें, so this will also be going to, okay fine. उन्होंने बोला है कि केमिस्ट्री लैब है तो हमने केमिस्ट्री लैब की साइड देखना है ना, तो ये डायरेक्शन साउथ होती है नीचे वाली, आप यहाँ पे देख सकते हो ये डायरेक्शन साउथ है एंड दिस डायरेक्शन इज ईस्ट. और अगर हम इसके इधर साइड में बात करेंगे तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन. या दिस इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. नाउ आगे की, वैसे तो आगे का ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है बट फिर भी, द क्लासरूम एंड कैंटीन आर नेक्स्ट टू ईच अदर. क्लासरूम हमारी यहाँ पे है और कैंटीन हमारा यहाँ पे, तो नेक्स्ट तो बिल्कुल भी नहीं है. अगर हम इसके डायरेक्शन की बात करें तो दिस इज नॉर्थ एंड ये डायरेक्शन नॉर्थ होने वाली है और ये डायरेक्शन ईस्ट होने वाली है, और इस साइड में तो दिस इज नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होगा. सो ऑप्शन नंबर डी इज ऑल्सो
Wrong. Now, moving toward our next question. I put the brown paper in my pocket along with the chalks and possibly other things. I suppose everyone must have reflected how primeval and how poetical are the things that are carried in one's pocket. The pocket knife, for instance, the type of all human tools, the infant of the sword. Once I planned to write a book of poems entirely about the things in my pocket, but I found it would be too long and the edge of great epics is past. हमें कुछ पैराग्राफ दिया हुआ है, पैसेज दिया हुआ है। हमें उस पैसेज को देख के नीचे जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो हम वन बाय वन ऑप्शंस पढ़ते हैं और उसके साथ में मैं आपको पैसेज भी डिस्क्राइब करते जाऊंगी। ऑप्शन नंबर ए है कि द ऑथर ऑफ द पैसेज कैरीज अ मिरर इन हिज पॉकेट टू रिफ्लेक्ट अपॉन थिंग्स। ये बोल रहा है कि जो पैसेज का ऑथर है उसने अपनी पॉकेट में मिरर कैरी करा हुआ है जो कि थिंग्स को रिफ्लेक्ट करेगा। दैट इज रॉन्ग, क्योंकि अगर हम इस पैसेज की बात करें तो ये सिर्फ पॉकेट और नाइफ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसमें और कोई दूसरी थिंग नहीं है अगर हम देखें तो, और मिरर तो कहीं से कहीं तक नहीं है। सो दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। नाउ second option is the author of the passage had decided to write a poem on epic. ये भी रॉन्ग ऑप्शन होने वाला है क्योंकि उन्होंने बोला है बुक ऑफ पोयम। जो ऑथर है वो बुक ऑफ पोयम लिखने की सोच रहा है, सिर्फ एक पोयम लिखने की नहीं सोच रहा है। दिस ऑप्शन इज ऑल्सो गोइंग टू बी रॉन्ग। नाउ थर्ड ऑप्शन है कि द पॉकेट नाइफ इज डिस्क्राइब्ड एज इम्पैक्ट ऑफ द स्वॉर्ड। या दिस इज करेक्ट। अगर हम इस लाइन में भी देखेंगे तो ये बता रहा है कि जो पॉकेट नाइफ है वो नाउ दिस टाइम पे एक स्वॉर्ड का काम कर रही है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे के भी ऑप्शंस देख लेते हैं। एपिक्स आर डिस्क्राइब्ड एज टू इनकन्वीनियंट टू राइट। नो, यहाँ पे ऐसा नहीं बोला गया है कि वो टू इनकन्वीनियंट हो जाएंगे, बट उन्होंने ऐसा बोला है कि जो ग्रेट एपिक्स है वो बहुत लंबे हो जाएंगे। वहां पे उन्होंने इनकन्वीनियंट की तो बात करी ही नहीं है। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज in the diagram the lines QR and ST are parallel to each other। हम डायग्राम से भी समझते जाते हैं कि डायग्राम में बताया गया है कि ये जो लाइन है QR और ST ये दोनों पैरेलल है एक दूसरे के, जो कि हमको देखने से भी लग रहा है। The shortest distance between these two lines is half the shortest distance between the point P। इन दोनों के बीच की इन दोनों के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है P से लेकर और QR के बीच में वो हाफ है ना, जो कि दिख रही है। P और QR के बीच में जो पॉइंट है वो ST हो रहा है। What is the ratio of the area of triangle PST to the area of trapezium SQR and T? Now सबसे पहले हम इनकी जो हाइट का रेशियो है वो निकाल लेते हैं। हमें ये तो पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 base into height. Now let's take the distance between P and QR be h। जो डिस्टेंस है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसको हम h ले लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल h। और हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हाफ है, तो दिस विल गोइंग टू बी h/2, कैपिटल H by 2, half, right? Now let's take this both as an equation, this is 1 and this is 2। अगर अगर हम इन दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं तो h माइनस ऑब्वियसली बात है 1 माइनस हाफ करेंगे तो दैट इज हाफ। तो हाइट होने वाली है जो स्मॉलर ट्रायंगल होगी उसकी विल बी h/2। ओके, द हाइट इज h/2।
2 मैं रफली कर रही हूँ, आप लोग अच्छे से नोट्स में बना लीजिएगा। नाउ एज वी हैव द हाइट, तो हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं 1/2। ये दोनों एक सिमिलर ट्रायंगल है, सो दोनों का बेस we will see 1/2 base will QR. Let's take ST. Base will be ST into height, तो हमें पता ही है कि h/2 हो रही है, h/2. Now moving towards, by this equation हम ये फाइंड कर पाएंगे कि जो ST है वो 1/2, मतलब ST जो है वो QR के हाफ के इक्वल है, इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ QR. सो दिस विल, ये पूरा मिलके बन जाएगा 1/8 of h of h into QR. मैं बोल रही हूँ तो आप लोग उस पे जरा ध्यान दीजिए, लिखा हुआ थोड़ा मैसी हो गया है ना। नाउ अब हम सेकंड वाला ट्रायंगल की बात करें, क्योंकि अभी हमने किसकी बात करी थी, ये वाली चीज, ये। नाउ अगर हम इस चीज की बात करेंगे तो दैट इज नॉर्मल 1/2 QR into h. Let me clear this part. Now अब हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालेंगे, तो वी हैव टू सबट्रैक्ट दिस बोथ, और जब हम इन दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तो वी विल फाइंड 3/8, सबट्रैक्ट किया है 3/8 QR into H, right? by 8 QR into H. This is the area of trapezium, and area हमारा जो ट्रायंगल का निकला था दैट ये वाला है ना, PST का ये वाला निकला था। सो 1/8 मैं इसको क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। 1/8 QR into H. So QR into H से QR into H कैंसिल हो जाएगा, and we have 1/8 by 3/8. So 8 से 8 भी अगर ऊपर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, and इनिशियली हमारे पास बचता है 1/3. So the correct answer of this question is option number A, that is 1/3. बहुत लंबा प्रोसेस था, बट आई होप कि मैं आपको समझा पाई होंगी, और अगर आपको रियली समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है, तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसका आगे का पार्ट भी मैं इसी चैनल पर डालूंगी, तो मेरे इस चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।